हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पना एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विच इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इतना बड़ा चैप्टर का नेम है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में पहले हम स्टडी करते हैं कि उसका मतलब क्या है। देखो, पहला है लैंड। अब लैंड से तो सभी जानते होंगे कि लैंड क्या होता है। अभी आप जहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो? अभी आप लैंड के ऊपर खड़े हो, है ना। अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हो, लैंड के ऊपर खड़े हो। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल मतलब मिट्टी। वाटर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, बिकॉज अगर वाटर नहीं होता तो फिर ह्यूमन्स बींग्स जिंदा नहीं रह पाते, एंड जो एनिमल्स हैं जितने भी, उन सबको क्या चाहिए? वाटर। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। और हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब नेचुरल से तो सबको समझ आ गया होगा, नेचुरल मतलब जो नेचर से मिली हैं हमें चीज़ें। अब नेचुरल से हमें ये तीनों चीज़ें हमें नेचर से मिली है। अब ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन से समझ आ रहा है जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेशन। तो एक टाइप से जितने भी हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, वो हम इस चैप्टर में सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो स्टोरी दी गई है। इन अ स्मॉल विलेज इन टंजानिया, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. अब क्या होता है, एक मम्बा नाम की लड़की है जो कि अफ्रीका के एक छोटे से गांव तंजानिया में रहती है, और वो कहती है कि अपना डेली रूटीन बता रही है एक टाइप से, कि वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठती है और फिर पानी भरने के लिए चली जाती है। उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, और वो कुछ घंटे के बाद आ जाती है घर पे। उसके बाद वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है, कुछ हाउस होल्ड चोर्स करने में अपनी मम्मी को मदद करती है। उसके बाद वो करती है गोट्स की टेक केयर। उसका जो भाई है वो पहले से ही गोट्स की केयर करता है, तो वो आ जाती है और उसे ज्वाइन कर लेती है, और वो अपने भाई के साथ साथ वो केयर करने लगती है गोट्स को। All her family own is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. अब जिसकी फैमिली है ना, उसके पास सिर्फ एक ही लैंड है, एक ही रॉकी लैंड का टुकड़ा है। देखो, सिर्फ लैंड नहीं, अ पीस ऑफ रॉकी लैंड, यानी कि वो जो ज़मीन है, वो जो लैंड है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा पथरीली लैंड है। उसके छोटे से हट मतलब जानते हो ना, आपने देखा होगा, एक छोटा सा हट, झोपड़ी टाइप घर में वो रहती है। उसके पास, उसके फैमिली के पास सिर्फ उन्हीं का खुद का एक पीस ऑफ रॉकी लैंड का है। और उस मम्बा के जो फादर हैं, वो उस लैंड पे बारले, मेज़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल से भी उगा पाते हैं, क्योंकि रॉकी लैंड पे तो रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मतलब एग्रीकल्चर कितना मुश्किल होगा। और ये जो कहानी है वो मम्बा की है। नेक्स्ट कहानी है पीटर की। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. Okay. सो नेक्स्ट स्टोरी है पीटर की। पीटर रहता है अपने फैमिली के साथ। जो पीटर है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो कहता है कि वो मतलब न्यूजीलैंड में रहता है अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली एक वूल की प्रोसेसिंग करती है एक फैक्ट्री में। आपने क्लास 6th और 7th में पढ़ा होगा वूल्स के बारे में। 6th में वूल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था कि वूल कैसे प्रोसेस होता है, कौन सी ऐसी है ना सिल्क वॉर्म होता है, उससे हम जो शीप्स होती हैं उनसे हमें मिलते हैं वूल। तो मतलब वही फैक्ट्री में उसकी फैमिली जो है काम करती है। जब पीटर अपने स्कूल से आता है तो वो देखता है कि जो उसके अंकल हैं वो शीप्स की देखभाल कर रहे हैं।
उनकी जो शीप है वो एक बड़े से यार्ड में रहती है। यार्ड मतलब कि जो उनका बगीचा है उसमें वो रहती है। और their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance। अब जो शीप की यार्ड है ना, यानी जो बगीचा है, वो एकदम बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ग्रासी प्लेन यानी बहुत ज़्यादा उसमें घासें उगी हैं और एकदम प्लेन है। देखो दोनों स्टोरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक में हमने बात करी रॉकी पीस लैंड की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स। उसमें हिल्स भी है और वो बहुत ज़्यादा दूर भी है। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब पीटर्स की जो फैमिली है ना, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि वो मतलब खेत की ही सब्जी खाता है। अब ऐसा हम भी खाते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ आपने देखा होगा केमिकल्स मिले रहते हैं, है ना, तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कहते। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग उसे कहते हैं जो एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रॉप की, जो एग्रीकल्चर हुई, जो वेजिटेबल्स होती है बन के हमारे पास जब उनकी हार्वेस्टिंग होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लास 8 साइंस के, उसमें जो हार्वेस्टिंग होती है उससे जो फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स आते हैं उनमें कोई भी केमिकल नहीं होता, वो ऑर्गेनिक होती है, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ लैंड। नाउ लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable। अब क्या होता है, लैंड ही एक ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी नेचुरल रिसोर्स मतलब कि जो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है। नेचर में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो नेचर में पहले से ही उगे थे, नेचर ने हमें दी है। अब ये लैंड भी ना एक नेचुरल रिसोर्स है, पता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम लैंड पे सर्वाइव करते हैं। हम अपने सारे काम लैंड पे करते हैं, अगर लैंड नहीं होता तो हम ह्यूमंस को कितनी सारी प्रॉब्लम्स दिखती, फेस करनी पड़ती। एनिमल्स नहीं ग्रो पाते, चलो प्लांट्स तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिवर्स में भी ग्रोन कर पाते हैं, बट उनको फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सो लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होती है। अब ये अर्थ के सरफेस का 30% कवर करती है पूरा टोटल एरिया, और जो छोटे छोटे परसेंटेज में अगर बात करी जाए तो वो नॉट हैबिटेबल है। नॉट हैबिटेबल मतलब कि वो रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर रग टोपोग्राफी, यानी जो टोपोग्राफी मतलब होता है अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस को हम बोलते हैं टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा रग्ड है, यानी उबड़ खाबड़ है। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स में स्टीप स्लोप्स हैं, और वहाँ पर कुछ कुछ एरिया में तो वाटर लॉगिंग भी है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा है। Desert areas, thick forested areas are normally sparsely polluted or uninhabited। कुछ डेजर्ट एरियाज़ अगर आप देखोगे, और जो थिक फॉरेस्टेड एरिया है वो ज़्यादातर उसमें पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंसली नहीं होती है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब प्लेन्स और रिवर्स वैलीज़ की अगर हम बात करें, प्लेन यानी जो समतल ज़मीन है अगर हम उनकी बात करें, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर सूट करती है उस लैंड को, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा उगाई जाती है, तो वहाँ पर डेंसली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंसली तक होती है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसली है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नीचे यहाँ पर देखो प्लेन एरिया है, यहाँ पर रिवर्स भी हैं, है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries। अब हम लैंड का यूज़ किस लिए करते हैं, उस पर एग्रीकल्चर करने के लिए, उस पर खेती करने के लिए, है ना, उसमें फॉरेस्ट्री, हम जितने भी जंगल हैं उनको उगाने के लिए, माइनिंग, उनको लैंड में खोद के उसमें से क्या निकलता है, लैंड में से कोल या फिर पेट्रोलियम ऐसे नेचुरल गैस ये सब निकलती है, तो उसको खोदने के लिए, और उसमें हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें हम अपने हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, और आजकल तो इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हम उस पर खड़ी करते हैं, तो इसको हम ऐसे ही नाम दे देते हैं, विच इज़ लैंड यूज़। नाउ द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय
Physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. अब ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो मुझे एग्रीकल्चर करना है, अब वो लैंड कैसी होनी चाहिए, उसकी जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, ना ही तो वहाँ पर ज़्यादा एकदम राजस्थान जैसी एकदम पूरी चिलचिलाती गर्मी नहीं होनी चाहिए, बिना सारी फसल तो ऐसे सूख जाएंगी, और वहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ की जो मिट्टी में मिनरल्स है एकदम प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, और वहाँ पर वाटर भी होना चाहिए। तो ये सब डिटरमाइन करता है कि हमें यूज़ ऑफ अगर लैंड का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। अब ह्यूमन फैक्टर्स में अगर बात करें, सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। अब हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन करती है लैंड के यूज़ के पैटर्न के। टेक्नोलॉजी कैसे, अब मान लो वो लैंड किसी कम्युनिटी की तो नहीं है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं है वहाँ उस एरिया में, तो एक टाइप से हम उसको ह्यूमन फैक्टर्स भी ऐसे कर सकते हैं। नाउ लैंड कैन बी ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब लैंड दो टाइप्स में डिवाइड होती है, विच इज़ प्राइवेट लैंड और दूसरी है कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड मतलब प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेरियस कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ वाटर, फ्रूट्स, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. प्राइवेट लैंड मतलब कि वो एक इंसान द्वारा, वो खुद से एक इंसान द्वारा उसको ओन करा जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ज़मीन, एक लैंड है जो कि मैंने ख़रीद रखी है, तो उसमें सिर्फ मैं ही काम करूँगी, उसमें वो मेरी ज़मीन है। ऐसा सुना है आपने कि फार्मर जो होते हैं वो अपनी ही लैंड में खेती करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं की लैंड है, उसमें कोई भी ऐसा आकर अचानक से खेती नहीं करने लगेगा, है ना, क्योंकि वो किसी और की लैंड है। अब कम्युनिटी लैंड मतलब कि जो सबकी लैंड है, कम्युनिटी सरकार की है, उसमें हम क्या करते हैं ज़्यादातर कलेक्शन ऑफ फॉडर, यानी जो घास फूस चारा ये सब गाय भैंस को खिलाने के लिए उसमें कलेक्शन करते हैं। फ्रूट्स, नट्स, एक टाइप से एग्रीकल्चर भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी लैंड। और कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started enriching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agriculture land in the rural areas. अब क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पीपल्स की डिमांड भी बढ़ रही है ना, और जो है लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। हमने पढ़ा है जो लैंड होती है वो लिमिटेड होती है, एक लिमिट में होती है, यानी वो एक टाइम पे आकर ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसीलिए पीपल्स बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो जो लैंड है ना वो पीपल क्या करने उसको इनरोच करने लग गए हैं, कॉमन लैंड्स को भी, यानी जो कम्युनिटी लैंड्स थी, कॉमन लैंड्स थी, उसको भी पीपल लेने लग गए हैं, छीनने लग गए हैं। कि अगर देखो कोई इंसान है उसके पास एक घर है, तो वो एक घर से संतुष्ट नहीं है, उसे अभी दूसरा 2 घर चाहिए, अभी 3 घर चाहिए, 4 घर चाहिए, ऐसे बहुत सारी लैंड्स चाहिए, है ना, क्या करने के लिए, या तो कमर्शियल एरियाज़ के लिए या तो हाउसेस कम्प्लेक्सेस के लिए। कमर्शियल एरियाज़ यानी उसमें इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बिल्डिंग्स खड़े करना, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब उस पर अपने घर बनाना। इन सब के लिए पीपल जो है लैंड को छीनने लग गए हैं। ये तो बात हो गई अर्बन एरियाज़, यानी जो सिटीज़, कंट्रीज़ हैं, इन सब में ये चलता है। और अगर हम गाँव की बात करें, रूरल एरियाज़ की, तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड, यानी अब उसमें हम लैंड में एग्रीकल्चर करते हैं, यानी खेती उगाते हैं। नाउ लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब आजकल के अगर टाइम पे हम देखें, जो लैंड है वो ज़्यादा क्या होने लगी है, डिग्रेडेशन, यानी उसकी बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई है। लैंडस्लाइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी इधर से उधर जाती रहती है ना, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। डिजर्टिफिकेशन होने लगी, यानी जो डेजर्ट है वो कम होने लगे हैं, और यही इन्वायरमेंट का एक मेजर थ्रेट है, एक मेजर
ऐसा हम कह सकते हैं कि जिससे हमारी लैंड जो है ख़त्म हो रही है। कि किस लिए? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम उस पर एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, हम उस पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना। हम उस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं और हम उस पर एग्रीकल्चर करने लग गए हैं। अब आप अगर इस पिक्चर में देखोगे कि चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम टू टाइम जो हमारी लैंड है वो चेंज होती जा रही है। जैसे अगर हम फर्स्ट पिक्चर में देखें तो एकदम गांव जैसा लग रहा है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी खेती है ना। बहुत ज़्यादा घर हैं छोटे छोटे, लोग खेती कर रहे हैं, अपने ग्रेजिंग कर रहे हैं, अपने चरा रहे हैं गाय भैंसों को। अब सेकंड में वही देखेंगे तो जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टावर्स लगने लग गए हैं। और अब ज़माना आ गया है थोड़ा टेक्नोलॉजी का, जैसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं और जो घर हैं उनके झोपड़ी से अब बड़े बड़े घर बन गए हैं। 2 कंपार्टमेंट 3 कंपार्टमेंट्स ऐसे बड़े बड़े घर बनने लग गए हैं। थर्ड में अब वहीं देखें तो वहाँ पर अब रोड्स बन गई हैं अच्छे से, वहाँ पर व्हीकल्स चलने लग गए हैं, घर जो थे वो और बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर अब देखोगे कि यहाँ पर घासें कितनी बड़ी थी, ऐसे कम होते 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 वो एक पार्क बन गई और इतनी सी घास अब इसमें रह गई है। फोर्थ पिक्चर में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गए और पूरे अगर हम बात करें तो बस यहीं पर एक लौता पार्क हमें दिख रहा है। तो ये चेंज होती रहती है लैंड टाइम टू टाइम। अब आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मतलब हम लैंड के रिसोर्स को बचाएं कैसे, है ना। कन्वर्जेशन मतलब कि लैंड जो हमें रिसोर्स मिला है उसे हम बचाएं कैसे। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, लैंड जो है वो बड़े स्केल पे थी लेकिन अब वो कम हो रही है। उसमें फॉरेस्ट तो था, इतना बड़ा फॉरेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा कम होने लग रहे हैं फॉरेस्ट, ठीक है। और यही है लोगों को मतलब सताया जा रहा है डर कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम अब इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है लैंड की, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये कुछ मेथड्स लिखे गए हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन मतलब जैसे पहले फर्स्ट वीडियो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, तो हमने धीरे धीरे इसको खेती से इतना कम कर दिया, वैसे ही हम इस पर उगाएंगे, हम इसमें और ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके एफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब कि हमने किसी एक फॉरेस्ट को काटा था, अब हम उसको वापस से उगा रहे हैं, वापस से उसको ग्रोथ उसकी कर रहे हैं, तो उससे कहते हैं एफॉरेस्टेशन। लैंड रिक्लेमेशन एक टाइप से लैंड को अच्छे से उस पर और ज़्यादा खेती करना है ना, उसकी बहुत ज़्यादा बचाव करना। थर्ड है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र। हमें बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना चाहिए केमिकल पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट मतलब होते हैं कीड़े, और उन्हीं को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड। तो हमें उनका बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करना चाहिए, है ना। वरना उससे जो लैंड है वो और भी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रह पाएगी, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमें इन सब का नहीं यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। और हमें ये भी चेक करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा ना हो उस लैंड की, है ना। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा मतलब छोड़ देते हैं भैंस को, वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं लैंड की। तो यही कुछ कॉमन मेथड्स हैं अब अपनी लैंड रिसोर्स को बचाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने बस लैंड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल्स पे बहुत ज़्यादा और भी वीडियोस हैं, आप उसे भी देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।